गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल खरे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एनटीएस इंस्टीट्यूट पर। आज हम इस लेक्चर में जो करने वाले हैं वो फिजिक्स है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपकी जो वीडियो इतने दिनों तक लेट हो गई, क्योंकि हमने स्मार्ट बोर्ड लिया है। उस चक्कर में आप सभी की जो वीडियो है वो बहुत ही डिले हो गई है। ठीक है ना दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर 4 में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्वेश्चन होगा आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र निम्नलिखित कीजिए। तो अपन इतना क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसे रीड कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, हम आपको यहाँ पर वही सब्जेक्ट समझाएंगे जिससे आपको 100% समझ में आ जाए और आप ऐसा लिख के आओगे तो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर जरूर मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। तो ये विद्युत क्षेत्र ई है। सपोज मान लेते हैं ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र ई है। और विद्युत क्षेत्र ई में क्या हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के साथ वह थीटा कोण बनाता है। क्या कोण बना है? विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण। और विद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, ए और बी। इनके जो नाम दे देते हैं क्या है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना होता है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2l। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अब इस पर ये बल लगेगा क्योंकि इस पर बल कार्य करेगा। देखो, इससे घुमाने के लिए एक बल लगेगा, इससे घुमाने के लिए क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और जिससे बल आघूर्ण का निर्माण होगा। तो देखो, अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के इस प्रकार से घुमाऊं तो इस प्रकार से ये जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर डॉट डॉट से दर्शा देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने लंब डाल दिया 2 डॉट से, इसे मैं यहाँ से इसे मिला देता हूँ। और इस वाले जो पॉइंट का नाम है उसे नाम दे देता हूँ मैं सी। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से। हाँ, अब ये सी है तो ये कौन थीटा है, तो ये भी कौन सा होगा, थीटा होगा। और ये आप सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा कि थीटा के सामने की भुजा होती है वो कौन सी होती है, लंब होती है। तो AC क्या होगा, इसमें लंब होगा। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद सिंपली माना करके एक्सप्लेन कर देना है जो डायग्राम है। अब इसमें माना करके क्या एक्सप्लेन करना है आपको, सिंपली माना करके एक्सप्लेन करना है क्या, कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या माना ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q +q आवेश से मिलकर बना होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ इस प्रकार से रखा गया है कि यह थीटा कोण बनाता है। सिंपली इस प्रकार से आपको क्या है यहाँ पर माना करके एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखें जो माना करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसे लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं वो पहले क्वेश्चन को पूरे को बोर्ड पे लिख देंगे, फिर मान आकर के सारे को सॉल्व करा देंगे, फिर उसे समझाएंगे। मेरा ऐसा बिल्कुल भी पढ़ाने का तरीका नहीं है। आपने मेरी पहली वीडियो में पढ़ाने का तरीका मेरा देख लिया होगा। ठीक है ना दोस्तों, हाँ, ये सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएंगी, प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, हाँ, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप बोलकर भी अपना नोट्स स्वयं बना सकते हो। ठीक है, हाँ, जो डायग्राम में लिखा है वही आपको लिखना है यहाँ पर, और अन्यथा कुछ नहीं लिखना है अपने मन से। ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखना है, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q +q आवेश से मिलकर बना होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ इस प्रकार से रखा गया है कि वो दोनों के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्या निर्माण होगा, बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बात ध्यान से समझो थोड़ा सा,
ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझो। देखो इस पर दो बल कार्य करेंगे, तो इसका एक बल लगेगा वो इस साइड की तरफ लगेगा, इस पे इस साइड को एक बल लगेगा वो इस साइड को लगेगा। तो बल F बराबर होता है क्या, आवेश गुणित तीव्रता। क्या होता है, आवेश गुणित तीव्रता। यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि बल F बराबर होता है क्या, आवेश गुणित तीव्रता। ठीक है ना दोस्तों, आवेश गुणित तीव्रता को क्या कहते हैं अपन, बल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब इस पर जो दो बल लगे तो इस प्रकार से जो घूमने का कार्य क्या करेगा, चालू लगेगा। तो इस पर एक बल आघूर्ण निर्माण होगा, तो बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बल लगेगा तो इसमें बल का मान क्या हो जाएगा, इसलिए अपन बल को जो प्रदर्शित करते हैं उससे करते हैं अपन टाउ से प्रदर्शित। किससे करते हैं दोस्तों, टाउ से। तो बल आघूर्ण को अपन टाउ से प्रदर्शित करते हैं बराबर एक बल, चाहे तो इस वाले बल को ले लो आप, चाहे इस वाले बल को ले लो, कौन सा भी बल इसमें से ले सकते हो, तो कोई भी एक बल ले लो F। ठीक है, इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बल ये एक बल ये, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो ये वाली होगी, क्या होगा, AC। AC क्या होगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये क्या है, थीटा है, और थीटा के सामने की भुजा को अपन क्या कहते हैं, लंब होते कहते हैं। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी दोस्तों, AC होगी। यदि AC में इसे में मुझे साइन को फाइंड करना हो, यदि इसमें मुझे साइन को फाइंड करना हो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा AC। अब आधार क्या है इसका, AB। AB क्या है, आधार है। और याद से समझो थोड़ा सा, चलो मैं लिख देता हूँ, AB क्या है, इसका आधार है। आगे सॉल्व करें तो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। अब AB के बीच का मान कितना दिया है, 12। कितना दिया हुआ है, 12। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, 2L। ठीक है ना, तो कुछ नहीं, नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC बराबर आएगा 2L साइन थीटा। AC इक्वल टू क्या आएगा, 2L साइन थीटा। आई बात समझ में तो नहीं। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या करोगे, AC का मान निकाल लोगे। तो आगे सॉल्व करें तो टाउ इक्वल टू, देखो F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। तो Q इंटू E इसकी जगह पे क्या रख देते हैं, Q इंटू E इंटू AC। AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 2L साइन थीटा। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। ठीक है ना दोस्तों। अब टाउ बराबर, मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, उस चीज़ को अच्छे से समझो। पहले तुम क्या कर रहा हूँ, देखो Q और 2L को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, क्या, Q और 2L को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। Q इंटू 2L लिख दो या Q इंटू 2L लिख दो। ठीक है ना दोस्तों। और इंटू बचा क्या इसमें, E साइन थीटा। बचा क्या इसमें, E साइन थीटा। ठीक है ना दोस्तों। अब इसे अलग रखने का भी अपना एक कारण होगा, उससे अलग क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको आएगा टाउ बराबर, क्या आएगा, टाउ बराबर Q इंटू 2L। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना कि Q इंटू 2L इक्वल टू P। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, P को दो ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसके कह सकते हैं एक बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी को दो ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लो। देखो इस लेक्चर को देखने से अच्छा है कि आप पहले के लेक्चरों को जरूर देखें। यदि आप पहले के लेक्चरों को देख के आते तो ये लेक्चर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो इसकी जगह पे अब हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, P। तो P E साइन थीटा। तो बल आघूर्ण बराबर होता है क्या, PE साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे इसमें कुछ कंडीशन लगा दी जाती है। देखो ये तो होता है अपना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यहाँ तक। अगर कंपटीशन लेवल में अगर आपको जाके नीट IIT JEE करना हो तो उसमें थोड़ा सा उससे और आगे पूछता है। जैसे इसमें कंडीशन लगा देता है केस फर्स्ट। यदि इसमें केस फर्स्ट लगा दिया और केस फर्स्ट में बोला कि यदि क्या, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यदि थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो टाउ बराबर क्या निकल के आएगा, तो टाउ बराबर निकल के आएगा PE साइन 0। क्या निकल के आएगा, टाउ बराबर PE साइन 0 और टाउ बराबर PE और साइन 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 0। इसलिए टाउ बराबर लिख करके आ जाएगा आपका 0। यदि इसमें सेकंड कंडीशन लगा दी जाए, यदि इसमें सेकंड कंडीशन लगा दी जाए कि थीटा इक्वल टू कितना हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा आपका PE
साइन 90 डिग्री, तो टाउ बराबर साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1, तो जाएगा आपका पीई। क्या आएगा दोस्तों? पी आएगा। और जे टाउ का सबसे न्यूनतम मान होता है, सबसे छोटा मान होता है, इसीलिए इसे न्यूनतम लिखते हैं। ठीक है, न्यूनतम। और ये क्या हो जाएगा? टाउ का यानी बल आघूर्ण का सबसे अधिकतम मान, अधिकतम। अब ये समझ में नहीं आया होगा केस फर्स्ट और सेकंड लगाया है कि इसमें 0 और 90 डिग्री क्यों लिया है, कुछ और क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करी जाए और इस बात में मैं थोड़ा सा बता दूं तुम्हें। देखो, ये अपना द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव, और ये अपना विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के ठीक समांतर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इसके ठीक समांतर हो जाएगा इस प्रकार से, समझो, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक समांतर हो जाएगा। यदि समांतर मतलब एक रेखा है और इसी रेखा में मैं दूसरी रेखा खींच दूं इस प्रकार से, और फिर मैं आपसे ये कहूं कि इस पर कोई कोण बन रहा है, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? कि सर नहीं बन रहा, यानी कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या बोल सकते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, तब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। तो टाउ बराबर होगा पीई साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा आगे और समझो। यदि इसी को मैं थोड़ा सा और घुमा दूं और इसके ठीक लंबवत कर दूं इस प्रकार से, यदि ठीक इसके लिए कैसा जाएगा? लंबवत हो जाएगा। और लंबवत में कितनी डिग्री का कोण बनता है दोस्तों यहाँ पर? तो लंबवत में आप सभी को पता हो कितनी डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के क्या कहेंगे? यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत कर दिया जाए, यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत कर दिया जाए, तो तब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और टाउ बराबर होता है पीई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए टाउ इक्वल टू क्या निकल के आएगा? पीई। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना दोस्तों? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। हाँ, यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं इसे रफ कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? देखो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा, आपके नोट्स में दिया होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। क्षमा चाहते हैं दीपावली की छुट्टी के कारण और हमने स्मार्ट बोर्ड लिया था, इस कारण आपकी क्लास इतनी डिले हो गई थी। अब आपकी क्लास डिले नहीं होंगी, आपकी क्लास पर डे लगेंगी। और आप विश्वास रखें, आपका जो सिलेबस है वो हम आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, तो अब जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, ठीक है, लगने वाले कार्य की गणना कीजिए। कई गणना करनी है, उसमें हमें कार्य निकालना है। किया गया कार्य, अब इसमें हमें कार्य निकाल के लाना है। ठीक है ना दोस्तों? कार्य की गणना करेंगे तो डायग्राम इसका सेम रहेगा, डायग्राम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों? डायग्राम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, डायग्राम इसका सेम रहेगा। ठीक है, और बाकी की इसकी जो लैंग्वेज है वो भी लगभग में सेम ही रहेगी। ठीक है ना दोस्तों? लगभग में सेम रहेगी, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी लास्ट में। ठीक है, थोड़ी सी ही चेंजिंग होगी क्योंकि उसे घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसे आगे सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा इसे आगे सॉल्व करें तो देखो, इसे घुमाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कार्य। क्या करना पड़ेगा? इसे घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। कार्य का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन को आप इजी वे से डन कर सकते हो, यानी कि सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो कार्य से पहले मैं थोड़ा सा एक चर्चा कर लूं इसमें। ठीक है, थोड़ी सी अगर इस पर चर्चा की जाए और यदि चर्चा में थोड़ा सा मैं बताऊं तुम्हें, देखो ये अपना विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या अपना विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो कितना घुमा रहे हैं, मेन बात ये होती है कितना घुमा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हद तक तो इसे घुमाएंगे घुमाएंगे। ठीक है, और जो घुमाने में किया गया कार्य है, ठीक है, जो घुमाने में किया गया कार्य है उसी कार्य को अपन ने गणना करनी है। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है? विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में
किया गया कार्य। क्या लिखाना है? विद्युत द्रव्य को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी थीटा ना घुमाते उसे को कितना घुमा रहे हैं? डी थीटा डिग्री तक घुमा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। और डी थीटा का मतलब होता है बहुत कम। डी, जहां पर डी शब्द लग जाए, मैंने पहले ही बताया डी, तो डी का मतलब होता है बहुत कम, यानी कुछ ही न्यूनतम घुमा रहे हैं, पूरा नहीं घुमा रहे हैं। यदि थीटा लग जाए तो समझ लो इसे पूरा घुमा दिया। सही बात समझो, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इस बात को समझ लो। अब क्या निकालना है अपने? कार्य निकालना है। और कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल आगुण इंटू कोणीय विस्थापन। क्या होता है? कोणीय विस्थापन। ठीक है ना दोस्तों। और कार्य को अपन डी डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। अब डी डब्ल्यू से क्यों प्रदर्शित करेंगे? डी ओमेगा या डी डब्ल्यू, ठीक है, जो भी आपके सर ने बताया हो। अब देखो डी थीटा मतलब छोटा सा कार्य करने में किया गया काम, कुछ काम करना पड़ा, यानी कुछ हद तक, यानी सबसे छोटा काम, तो इसीलिए छोटा कार्य करना पड़ेगा, तो इसीलिए अपन इसमें क्या लगा दिया? डी लगा दिया। डी का मतलब छोटा वर्क, कम वर्क, कंप्लीट करेंगे तो डब्ल्यू लगा देंगे। आई बात समझे? ठीक है। हाँ, आगे बल आगुण को अपन टाउ से प्रदर्शित करते हैं, मैंने अभी भी बताया था, इंटू कोणीय विस्थापन। कितना घुमा रहे हैं इसे? कितना घुमा रहे हैं दोस्तों? डी थीटा तक। कितना घुमा रहे हैं? डी थीटा तक। तो इसे आगे सॉल्व करें तो डी डब्ल्यू डी ओमेगा इक्वल टू आएगा टाउ का मान अपन पहले से पुट कर सकते हैं। क्या होता है? पी ई साइन थीटा। अभी क्वेश्चनों में निकाला था, याद हो तो, ठीक है। क्या होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आई बात समझ में इतनी? इतना तक आप सभी को, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। ठीक है, आप सभी लाइव चैट से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इतना। अब इसके बाद आपको क्या करना है? चाहे तो आप लिख सकते हो विद्युत द्विध्रुव को, क्या लिखना है? विद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री तक क्या लिखना है? जीरो से विद्युत द्विध्रुव को जीरो से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक घुमाने में किया गया कार्य? जीरो से थीटा डिग्री तक। इस बात को विशेष तरीका से ध्यान रखना कि पहले कहां घुमा रहे हैं, अब क्या घुमा रहे हैं। यदि मान के चलो इसका प्रारंभ की स्थिति पर जीरो पर रखा है तो जीरो से थीटा डिग्री तक घूम गया, यानी कि जितना घुमाना था वो घूम गया, कंप्लीट घूम गया। ठीक है, चाहे तो इसकी जगह पर कोई भी मान आ सकता है, जीरो से थीटा डिग्री, कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है? तो क्या कर रहे होगे? डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? जीरो से थीटा डिग्री तक। तो इसकी लिमिट लगा देता हूं मैं। ठीक है ना दोस्तों, इसकी लिमिट लगा देता हूं जीरो से थीटा डिग्री तक। आई बात समझ में? आप सभी को इतना सभी को क्लियर है? तो देखो इसका डब्ल्यू इक्वल टू आएगा थीटा, और डी डब्ल्यू का मान मैं यहां से पुट कर सकता हूं। यहां से क्या होता है? पीई साइन थीटा और डी थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा और डी थीटा। और इसकी लिमिट है आपकी कितना है? जीरो से थीटा डिग्री तक। कितनी है दोस्तों? जीरो से थीटा डिग्री तक। अब आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या आएगा? डब्ल्यू इक्वल टू, देखो पीई कौन सा है? कांस्टेंट है, तो पीयू को क्या कर लेते हैं अपन? बाहर निकाल लेते हैं। पी कांस्टेंट है, और मैंने ये सारा समाकलन और अवकलन के ऊपर बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके वीडियो डाली हुई है। यदि आपने उनको नहीं देखा है आप जाइए उन वीडियो को जरूर देख लें। यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जितने अच्छे कर लोगे तो समझ लो फिजिक्स आपकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो पीई को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर बचेगा आपका कितना बचेगा? जीरो से थीटा डिग्री, और जहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है ना दोस्तों। साइन थीटा डी थीटा का क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आएगा आपका पीई। यदि साइन का इंटीग्रेशन करें तो माइनस के कॉस थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? माइनस के कॉस थीटा, और लिमिट लग जाएगी कहाँ से? जीरो से थीटा डिग्री तक। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यदि आपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो डली हुई है 6 वीडियो, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो समझ लो फिजिक्स में कुछ नहीं देखा। ठीक है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनसे फिजिक्स को आप इजी वे से कर सकते हो, बहुत ही आसान वे से। ठीक है, हाँ, और खासकर उन्हें बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो जाके जो ना जरूर देखना है। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अब इससे थोड़ा सा आगे करें तो डब्ल्यू इक्वल टू पीई, और लिमिट को खोले तो लिमिट कैसे खोलते हैं? पहले उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा, तो माइनस के थीटा
और थीटा क्या अपनी उच्च सीमा तो, और माइनस के निम्न थीटा, माइनस के, ठीक है, उच्च थीटा माइनस के निम्न थीटा, तो उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा फिर ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस सूत्र वाला एक माइनस इसमें लगा है उस कारण, तो ये आ जाएगा आपका cos 0 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, कितना आ जाएगा cos 0 डिग्री। आगे सॉल्व करें थोड़ा सा ऐसे, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, आएगा आपका W इक्वल टू PE माइनस के cos थीटा प्लस के 1। ठीक है, या आप इसे सिंपली लिख सकते हो क्या, W इक्वल टू क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, और सिंपली यही क्या होगा, किया गया कार्य होगा। जिन्हें क्या गया आपका जो भी इस पर कार्य करना है वो कार्य आपका निकल के आ गया। आई बात समझ में इतना? ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे और इस पर भी कंडीशन लगा दी जाए, यदि इसमें भी कुछ केस लगा दिए जाए, ठीक है, जैसे सवाल उस पर लगाए थे, ठीक है, इसमें केस लगा दिया जाए, यदि केस फर्स्ट लगा दिया है कि थीटा इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री, कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या आएगा आपका, तो अब आएगा W बराबर PE, क्या आएगा PE 1 माइनस cos क्या आएगा 0 डिग्री। ठीक है, आगे सॉल्व करें, तो क्या आएगा W बराबर PE 1 माइनस, और cos 0 का जो मान होता है वो क्या होता है दोस्तों 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, और 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका सबसे न्यूनतम मान। ठीक है ना दोस्तों, यदि केस सेकंड लगा दिया है इसमें आपको बता दिया कि थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे W इक्वल टू PE 1 माइनस के cos 90 डिग्री। ठीक है, कितना 90 डिग्री, यदि 1 माइनस के cos 90 डिग्री निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो W इक्वल टू PE और 1 माइनस cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और W इक्वल टू आएगा तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 और 1 से 1 का करोगे तो PE की PU, तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम। तो सिंपली इसमें भी वही लिखना है, यदि विद्युत क्षेत्र के ठीक समांतर हो जाए, ठीक है, सेकंड में यदि विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत हो। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, विद्युत ध्रुव पर कार्य किया गया कार्य, या एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले विद्युत ध्रुव पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपली आपको इस प्रकार से करके आना है, ये आपका 4 से 5 नंबर के बीच में आ सकता है एग्जाम। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, अब इससे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स की वीडियो जरूर देख लें। यदि आपने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स नहीं देखा है तो समझ लो इसमें कुछ नहीं देखा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की चर्चा की जाए, इसमें थोड़ा सा मैं इसी में समझा देता हूँ आप सभी को। ठीक है ना दोस्तों, इसी में समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका स्थैतिक ऊर्जा, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थैतिज ऊर्जा, विद्युत ध्रुव पर स्थैतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सिंपली पूरा सेम है, बस जहां पर भी स्थैतिज ऊर्जा लिख के आया है आपको उसमें एक चीज का विशेष तरीका से ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो चीज क्या है, यानी कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है इस बात को समझ लो। ठीक है, तो स्थैतिक ऊर्जा में क्या होता है कि π/2 से थीटा डिग्री तक, देखो इसमें घूमता है 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, और स्थैतिज ऊर्जा में घुमाना पड़ता है अपन को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक। आई बात समझ में? तो π/2 से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य को अपन स्थैतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U से भी प्रदर्शित करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। आई बात समझ में इतना? ठीक है ना दोस्तों, तो बस जहां जहां पर आपको क्या लिखना है 0 से थीटा डिग्री तक लिखा है वहां पर आपको 0 से थीटा π/2 लिखना है। तो देखो यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से भी 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ, और यहाँ से तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, तो मैं सिर्फ कर देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इतना। ठीक है, अब देखो क्या चेंजिंग होगी,
देखो 0 से कितना हो जाएगा π/2, तो विद्युत ध्रुव को π/2 से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका π/2, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका π/2, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका π/2। देखो दोस्तों जो जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ उसी चेंजिंग को आपको करना है, ठीक है, इसलिए मैंने मार्कर भी उसमें अलग यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है π/2 करना है, और इस 0 डिग्री की जगह पे भी आपको क्या करना है दोस्तों π/2 करना है, ठीक है ना दोस्तों। क्या करना है दोस्तों π/2 करना है, cos π/2, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको अब सॉल्व करना है आगे, तो क्या आएगा आपका W, अब GW के में चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या में चेंज हो जाएगा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE, ठीक है, या इसे U से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, U से भी प्रदर्शित करते हैं, तो जो आपका आएगा PE, क्या आएगा PE माइनस के cos थीटा प्लस cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा इस पर चर्चा की जाए आगे, ठीक है ना दोस्तों, इस पर चर्चा की जाए तो इसमें क्या आएगा आपका, ठीक है, तो PE बराबर PE यानी कि U इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो माइनस, तो माइनस आ जाएगा आगे माइनस, और माइनस का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस के PE cos थीटा, ठीक है। सिंपली इस प्रकार से आपका स्थैतिक ऊर्जा भी निकल आएगी कि किया गया स्थैतिक ऊर्जा किस प्रकार से निकालते हैं। आई बात समझें, तो उसी क्वेश्चन में मैंने आपको स्थैतिक ऊर्जा भी समझा दी है कि आप स्थैतिक ऊर्जा इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़े से इसके भी केस पर चर्चा की जाए, यदि इसमें भी केस फर्स्ट लगा दिया जाए, और केस फर्स्ट में थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों, तो PE इक्वल टू क्या लिख आएगा माइनस के PE cos 0 डिग्री, क्या निकल के आएगा माइनस cos 0 डिग्री, और PE बराबर यानी कि मैं PE को U लिख दूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर PE हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो PE को क्या लिख दिया मैंने U लिख दिया, और इससे क्या लिखोगे माइनस के PE, और cos 0 के मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, इसलिए फर्स्ट केस में आपका क्या निकल के आएगा स्थैतिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आएगी दोस्तों U बराबर माइनस के PE। यदि इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, यदि इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दी जाए कि यानी थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत हो जाए, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसमें निकालोगे तो U इक्वल टू निकल के आएगा माइनस के PE, ठीक है, और cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, तो U इक्वल टू माइनस के PE, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और जिससे काट ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, इसका मान क्या होता है दोस्तों 0, और तो U इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 0। अब इसमें देख सकते हो जो माइनस में जो मान होता है वो न्यूनतम होता है, यानी सबसे छोटा मान होता है 0 की तुलना में, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा आपका अधिकतम। चाहे तो आप इसमें 180 भी रख के चेक कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों, चाहे तो आप थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख के भी इस पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद्युत द्विध्रुव पर स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी को इतना क्लियर है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हाँ, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, यदि आपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो देख डली है आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उन्हें जरूर देख लें, ठीक है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। जितनी बार आप उन वीडियो को देखोगे बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जितने अच्छे होंगे आपके, समझ लो फिजिक्स आपकी उतनी ही मजबूत होगी, ठीक है। फिजिक्स में अगर मजबूत पकड़नी है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स को अच्छे से करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारा विद्युत बल रेखाएं। क्या है दोस्तों विद्युत बल रेखाएं, कि विद्युत बल रेखाएं कहते किसे, इसके क्या गुण होते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे अच्छे तरीका से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाए एग्जाम में, और ये आपके बोर्ड ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो मोस्ट भी है, ठीक है ना दोस्तों। आई बात समझ, तो समझ लो कि ये हमारा क्या है एक विद्युत क्षेत्र है, ये बोर्ड क्या है एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा,
ठीक है ना दोस्तों। मान लिए कि ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में कल्पना कर ली हमने कि जहाँ पे क्या एक विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है और इसमें दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? इतना आप सभी को क्लियर है कि मान लेते हैं सपोज किया एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होंगे तो वो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, हाँ विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज तो होने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस चार्ज से निकलेंगी वो माइनस चार्ज की तरफ हो जाएंगी। इस प्रकार से प्लस की तरफ से निकलेंगी और माइनस की साइड से जाएंगी। देखो यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, इस प्रकार से निकलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारी विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इससे निकलेंगी और माइनस चार्ज से निकल के प्लस चार्ज की तरफ वो जाएंगी। आई बात समझे? इस प्रकार से काफ़ी सारी विद्युत बल रेखा क्या होंगी, इससे बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, और काफ़ी सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें क्या करेंगी, यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है ना दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो ये कहाँ से जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ की तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, दिशा भी लगा दी कि जिससे आपको पता चल जाए ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या कर रही है, ये प्रवेश कर रही है। ठीक है ना दोस्तों, हाँ इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो पहले तो अब क्वेश्चन आएगा कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे आप। ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र। मान लो ये क्या सारा एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। मान के चलो इसके किसी बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची थी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा का जो कार्य होगा वो या तो विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, कहे को विद्युत बल, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, क्या विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या लिखना है, देखो अच्छे से ध्यान लगा के सुनो। ठीक है, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो ईयरफोन लगाइए अपने कान में, ईयरफोन लगा के एक शांत वातावरण में बैठ जाइए और जहां पर कोई भी आपको बुलाने या टोकना नहीं आए। ठीक है ना दोस्तों, यदि आपको कोई बुलाने आता है तो आपका मन और जो दिमाग होता है वो भटक जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हम आपको अपने लेक्चर में 80% यहीं से कवर कराएंगे। यदि आप इसी वीडियो को 2-4 बार कवर करके देख ले तो आपका 100% कवर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र, खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आई बात समझे? ठीक है, सिंपली इस प्रकार से करना है। अब इसमें थोड़ा सा गुण की ऊपर चर्चा कर ले जाए कि इसके गुण क्या क्या होंगे। देखो ये सारी चीज़ें मैं लिखने वाला नहीं हूँ। देखो काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं कि PDF लगा दी और उसे पढ़ाना दे, तो अपन इसने प्रकार से नहीं पढ़ाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे पढ़ के रीड कर सकते हो, यानी कि याद कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो चाहे तो जो मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को सुनकर पहले समझिए, फिर इसे अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके गुणों की चर्चा की जाए तो इसके गुण क्या क्या होंगे। तो इसकी फर्स्ट जो गुण होगा वो होगा कि ये खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र। ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट क्या होगा कि ये खुला वक्र बनाती है। क्या लिखना है, ये खुला वक्र बनाती है। अब बात आई कि सर ये खुला वक्र क्यों बनाएंगी। ठीक है, देखो जबकि चुंबकीय बल रेखा तुमने पढ़ा होगा, चुंबकीय बल रेखा नहीं तो अपन आगे पढ़ेंगे कि ये कैसी है कि वो बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है। कौन, चुंबकीय बल रेखाएं। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विद्युत बल रेखाओं की। तो विद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्यों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा में दो ध्रुव होती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसमें क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है विद्युत बल रेखाएं।
ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ओनली पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, बट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जाती, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये खुला वक्र बनाती है। आई बात समझ में। सेकंड कि ये प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज की तरफ जाती है, यानी कि ये धनावेश से शुरू होकर धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर जाके ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, ये धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पे जाके समाप्त होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब थर्ड क्या होगा, ठीक है, ये कभी भी ऋण से धन की तरफ नहीं जाती। देखो मैं इसी में से पूरा आपको याद करा रहा हूँ, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये धन से शुरू होती है, ऋण पर जाके खत्म होती है। ये अगला क्या लिखोगे, ये कभी भी ऋण से धन की तरफ नहीं जाती, ठीक है ना दोस्तों। चाहे तो मैं इसे हटा के दूसरा लिखा हूँ। देखो यदि मान के चलो एक और मैंने विद्युत वर रेखा इस प्रकार से खींचा जाए, ठीक है, तो ये विद्युत वर रेखा क्या करेंगी, इन्हें लंबवत आकर्षण लंबवत प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है। तो ये चालक की सतह के लंबवत होती हैं, तो अगली लिख सकते हैं ये चालक की सतह के कैसे होती हैं, लंबवत, ठीक है। क्या लिखोगे, ये चालक की सतह से लंबवत होती हैं, ठीक है। अगली फोर्थ की चर्चा करी जाए तो फोर्थ क्या होगा, ठीक है। अब ये चालक की सतह पर कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है। तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखो आपने देखा होगा ये सेपरेट गई हैं बट कभी भी कहीं पे ही एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, या दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना दोस्तों। बट कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में इसे ऐसे ना पूछते हुए ये भी पूछा गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, ठीक है। क्यों शब्द लगा दिया जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार, तो इस चीज को भी आप क्लियर कर लें कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों। देखो यदि दो विद्युत बल रेखाएं, यदि मान के चलो एक विद्युत बल रेखा ये और एक विद्युत बल रेखा ये, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, इस प्रकार से दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, यानी कि दो दिशा बताएंगी, ठीक है, जो कि असंभव है, जो कि कैसा है, असंभव है कि एक और बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। क्या लिखोगे, जब दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो स्पर्श बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, जो कि असंभव है क्योंकि एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए बात समझे। चाहे तो आप थोड़ा सा इसे चेंज करके भी लिख सकते हो, क्या कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। इसका अर्थ है कि इसकी दो विद्युत क्षेत्र दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको याद करना है, देखो फिजिक्स और मैथ दोनों की तरीका से बता दिया। मैथ में आपको पता होगा कि एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा विद्युत फ्लक्स, क्या दोस्तों, विद्युत फ्लक्स। अच्छे से समझो कि विद्युत फ्लक्स कहते कैसे हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स एक नाम ही अलग से है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो देखो मान लो ये कोई आवेशित पिंड है, क्या ये कोई आवेशित पिंड है, मैंने प्लस क्यू आवेश दिया या माइनस क्यू कुछ भी दे सकते हैं, आवेशित है, ठीक है। इसमें किसी ना किसी प्रकार का किया कुछ आवेश है और इस आवेशित पिंड से काफी सारी विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, कुछ विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, इससे बाहर भी निकल रही हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से इसके थोड़ा सा मैं निशान बना दूँ तो काफी सारी विद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, अंदर प्रवेश कर रही हैं, काफी सारी विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर भी निकल रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी सारी विद्युत बल रेखा लंबवत आ रही हैं और जा रही हैं, काफी सारी विद्युत बल, पर इसमें जो ध्यान रखना शब्द वो ये है कि जो विद्युत बल रेखा लंबवत होती हैं, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, तो लंबवत
लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल लंबवत, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ठीक है। इस प्रकार से आपको सिंपली लिख देना है, ठीक है, क्या की संख्या। तो क्या लिखोगे, किसी पृष्ठ से, ये क्या एक पृष्ठ है, ये क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ हो जाएगा, और इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, गुजरने का मतलब होता है उसमें अंदर भी प्रवेश कर रही हो और बाहर भी निकल रही हो, ठीक है, प्रवेश एंड बाहर दोनों, तो गुजरने वाली, तो क्या है कि इसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट में ई और लगा देते हैं कि फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई क्यों लगाया जाता है, ई इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसे विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी, इस कारण से इसमें ई लगा देते हैं छोटा सा, जिससे समझ में आएगा ये विद्युत के लिए है, ठीक है। हाँ, तो सिंपली इस प्रकार से आपको लिखना है कि विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स होते हैं ना, वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। काफ़ी सारी बुकों में 2 टाइप्स के दिए गए हैं, कुछ बुकों में 1-2 बुक ऐसी भी हैं जिसमें 3 टाइप्स के दिए गए हैं, बट मैं आपको तीनों बता देता हूँ कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो है हमारा धनात्मक विद्युत फ्लक्स। कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट है हमारा धनात्मक विद्युत फ्लक्स। सेकंड वाला है हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और थर्ड वाला है हमारा शून्य विद्युत फ्लक्स। इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और शून्य विद्युत फ्लक्स। शून्य विद्युत फ्लक्स काफी सारी बुकों में नहीं दिया हुआ है, कोई एक आध बुक है जिसकी राइटरों ने उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चर्चा करते हैं कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जिसमें मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है यानी कि धनावेशित पिंड है, और धनावेशित पिंड से काफी सारी विद्युत रेखाएं क्या होंगी, ठीक है, काफी सारी विद्युत रेखाएं क्या होंगी, इससे बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या एक धनावेशित पृष्ठ है, इसमें काफी सारी विद्युत रेखाएं क्या करेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों, क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। और इसमें मान लेते हैं क्या ऐसा अपना ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है, मैं दोनों को इस प्रकार से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जी कौन सी है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है, इसमें भी काफी सारी विद्युत रेखा क्या करेंगी, अंदर को प्रवेश करेंगी, ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे, अंदर को प्रवेश करेंगे। तो इसमें काफी सारी विद्युत रेखाएं क्या कर रही है, बाहर निकल रही हैं, इसमें अंदर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अच्छे से समझो, क्या है, किसी धनावेशित पृष्ठ से, किसी धनावेशित पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहती है। क्या है, देखो थोड़ा सा ही चेंजिंग है, सेम यही है, इसमें गुजरने लिखा है, इसमें बाहर निकलने लिखा है, ठीक है। क्या है, किसी धनावेशित पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी ऋणावेशित पृष्ठ से लंबवत अंदर प्रवेश, देखो जहां क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या, किसी ऋणावेशित पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल की संख्या को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब शून्य विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, इसको जान लो, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो धनावेश क्या, किसी धनावेशक पृष्ठ से या किसी पृष्ठ में बाहर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या और अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या बराबर हो, तब उसे शून्य विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तब उसे शून्य विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि मान के चलो 5 विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं
और 5 ही विद्युत वार रेखाएं उसमें अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो इसके इक्वल में क्या आएगा, शून्य आएगा। इसीलिए इसे कहते हैं शून्य विद्युत फ्लक्स। कैसे, इसे इस साइड ले जाएं तो 5 - के 5 = 0, यानी कि 0 = 0, इसलिए इसे क्या कहेंगे, शून्य विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ। तो सिंपली इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। लंबवत शब्द जरूर लगाना है सभी में, लंबवत। यदि इस लंबवत शब्द को आप नहीं लगा के आओगे तो समझ लो यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी ऋणावेशित पृष्ठ से लंबवत अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हो, नहीं तो आपको सभी पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो है हमारा गॉस की प्रमेय। क्या दोस्तों, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय है ना, वो गॉस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि गॉस एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने अपने नाम के पर ही उन्होंने एक प्रमेय का निर्माण किया, जिस प्रमेय को कहते हैं अपन गॉस की प्रमेय। क्या कहते हैं दोस्तों, गॉस की प्रमेय, ठीक है ना दोस्तों। अब जो भी वैज्ञानिक देते हैं उसका एक कथन आपसे जरूर वो लिखेंगे। क्या बोलेंगे, इसका एक कथन लिखने को बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको जो कथन होता है वो शब्दशः आपको वैसा का वैसा उसमें लिख देना है, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है वैसा का वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। हाँ, तो सिंपली आपको उसमें जो कथन दिया वो लिखना है। अब कथन को अपन याद किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, याद किस प्रकार से करेंगे उस पर थोड़े से और चर्चा कर लेते हैं। देख लो, मान लो ये क्या एक विद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए कि अपना एक विद्युत फ्लक्स है। अब विद्युत फ्लक्स में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है, इसका केंद्र बिंदु, जिस पर केंद्र बिंदु क्या है, 0 है। इस पर किसी न किसी प्रकार का कोई आवेश भी रखा है, क्यों, ठीक है। इससे काफ़ी सारी विद्युत रेखाएं इस प्रकार से बाहर निकल रही है। देखो, इसका एक और उदाहरण अगर आपको ध्यान से हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप मार्केट में गए होंगे, मार्केट में आपने तरबूज खरीदे हैं या नहीं खरीदे, सच बताना। अगर तरबूज खरीदे हैं तो वो तरबूज का एक फीस काट के देता है, किस प्रकार से, कि मान लो क्या है कि तरबूज है, इस तरबूज में से एक फीस काट के देगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेगा, एक फीस को उसको काट के दे देगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा हाईलाइट करूं बाहर, तो इस प्रकार से कोई काट के इसे दे देगा, ठीक है। हाँ, इसकी जो त्रिज्या होगी वो r होगी, ठीक है। इस प्रकार से डॉट 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 डॉट, तो यहाँ का सर्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और इस बिंदु को जो मान लेते हैं वो क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, बाहर की ओर जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली तो आपको लिखना है इसका कथन, ठीक है। तो कथन, इससे ये क्या लिखनी है, काफी सारे विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई बराबर होता है क्या, ठीक है, फाई ई बराबर, इसमें उपस्थित आवेश कितना है दोस्तों, तो इसमें उपस्थित कुल आवेश है कितना, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका Q नाइट, इस प्रकार से। तो क्या लिखना है, किसी, देखो, किसी बंद पृष्ठ से, ये कैसा एक बंद पृष्ठ है, कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो क्या लिखना है, किसी बंद पृष्ठ से। तो इस शब्द को अच्छे तरीका से ध्यान रखना कि हमेशा ये बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपको ये कथन में लिख देना है, क्या, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको सिंपली इसको लिख देना है, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ अब, हाँ, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको कथन लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। इस कथन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आपके मोस्ट एग्जाम में आती है हर बार की, ये मोस्ट है। तो क्या लिखना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। अगर अब आपको ये सिद्ध करके लाना है कि ये ही क्यों होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q/ε0 ही क्यों होता है, ठीक है, और कुछ क्यों नहीं होता, तो इसे अब हम सिद्ध करके लाएंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो इसके लिए ये क्या मान लिया, एक बंद पृष्ठ है,
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, ठीक है। अब इस पर आप इसको परिस्थित करना है क्यू है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा क्या है, इससे बनने वाला कोण है। इस प्रकार से डॉट डॉट सा है, जहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पी हो जाएगा जिस पर विद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा, और जो लंब के साथ, ठीक है, क्या थीटा कोण बनाते हुए रखा होगा, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्र बिंदु पी पर क्या लगाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सिंपली इसको क्या करना है, आपको माना के करके एक्सप्लेन कर देना है, जैसा मैं हर बार की आपको बताते हुए आ जाऊँ, ठीक है। क्या करना है, इसे सिंपली माना करके एक्सप्लेन करना है। माना करके क्या करना है आपको, ठीक है। क्या माना एक गोली पृष्ठ है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, ठीक है। उस पृष्ठ के केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित क्या है, केंद्र ओ है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपली आपको इस प्रकार से माना करके एक्सप्लेन करना है। क्या, देखो एस एक बंद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिख रही क्योंकि इसमें हमें गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना, ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिद्ध करना, ठीक है। तो सिंपली इसको आपको माना करके एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। क्या है कि ऐसे एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जो बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है और इसमें प्लस क्यू बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, इतना। अब देखो, अब इतना घूमेगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एस होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एस, कितना होगा, सॉरी डी एस। मैंने आपको क्या बताया था, छोटे पार्ट्स के लिए अपन डी शब्द लगा देते, तो इसका क्या होगा, डी एस होगा। क्या होगा दोस्तों, डी एस होगा, ठीक है, क्या होगा, डी एस होगा। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा डी एस, ठीक है। इस प्रकार से छोटा में लिख दिया डी एस। तो अब क्या लिखना है, डी एस पृष्ठ से गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, डीएस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो डीएस पृष्ठ से गुजर रहे हैं इसलिए डीएस, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फाई ई। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो विद्युत फ्लक्स में मान लो ये क्या है, एक छोटा सा मैंने बोर्ड बना जाए, तो इतना बड़ा बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने ये क्या बनाया, एक छोटा सा बोर्ड बना जाए, ठीक है। अब इस छोटे से बोर्ड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेता कितना है, डी एस, क्योंकि छोटा है। तो अगर कंप्लीट होगा तो इसका जो क्या होगा, एस होगा, और छोटे पार्ट का लेंगे तो क्या होगा, डी एस होगा, ठीक है। इस पर ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, जिसके साथ कितना कोण बनाएगा, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा होगा, ठीक है। थोड़ी सी इस पर चर्चा की जाएगी, इसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ठीक है। हाँ, इसके फॉर्मूला को अच्छे से समझ लो, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका देखो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर, वो होता है डी एस ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और डी एस क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी एस इंटू होता है कॉस थीटा। हाँ, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डी एस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजार दिया जाए, यदि संपूर्ण से गुजार दिया है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला वो होगा फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। बट देखो, हमें पता है कि स्टूडेंटों को कहाँ कहाँ डाउट आते हैं और वो को कौन सा डाउट होगा, ठीक है। इसलिए हम सारे डाउट आप सभी के यहीं क्लियर कराएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब काफ़ी सारे स्टूडेंटों को डाउट होगा कि सर इसमें हमने कॉस थीटा ही क्यों लिया, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसमें से कोई क्यों नहीं लिया, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये आप सभी का डाउट होगा कि इसमें से सर कॉस थीटा ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो इस डाउट को सबसे पहले तो आप क्लियर करें। तो कोई भी डाउट आप दिमाग में लेके जाओगे तो समझ लो घाटा आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं, ठीक है। हाँ, तो सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो देखो, ये वाला जो घटक होता है इसे कहते हैं अपन ऊर्ध्वाधर घटक, और एक और इसका घटक होगा ये वाला घटक जिसे कहेंगे अपन क्षैतिज घटक, ठीक है। ऊर्ध्वाधर जो घटक होते हैं उसे कॉस थीटा कहते हैं और क्षैतिज जो घटक होते हैं उसे साइन थीटा कहते हैं। तो ये किसके साथ लगा हुआ है, ई के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसे ई कॉस थीटा और इसे कहेंगे ई
साइन थीटा। आई बात समझ में? इतना आप सभी को समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा है, ई कोस थीटा, इसमें लिखा है ई साइन थीटा। अब आप सभी को थोड़ा सा और बताऊं, थोड़ा सा फ्लैक्स बैक में चले, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलें। तो पीछे से मैं आपने जिसमें देखा है कि लंबवत, क्या शब्द लिखा है, लंबवत, देखो लंबवत, ठीक है। और इसमें जो लंबवत निकल रही है वो क्या है अपना, इसमें जो लंबवत निकल रही है वो क्या है, ई कोस थीटा। ये क्या इसके लंबवत है, ठीक, क्या इसके लंबवत है, इसलिए इसमें कौन सा लगा है, कोस थीटा लिया हुआ है, ठीक है। और जो क्या है, थीटा से लगा हुआ है, यानी कि पास वाली भुजा है, ठीक है। और जो थीटा के पास वाली जो भुजा होती है वो होती है ई कोस थीटा, यानी कोस थीटा। और जो दूर वाली भुजा होती है वो होती है साइन थीटा, यानी कि जो होगा क्षैतिज, जो होगा ऊर्ध्वाधर घटक को हमेशा कोस थीटा लेते हैं और क्षैतिज घटक को साइन थीटा लेते हैं। आई बात समझ में इतना, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से अपन ने क्या लिया है यहाँ पर, कोस थीटा लिया है, ना कि साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अब शब्द आता है कि सर ds और s पृष्ठ का क्या मतलब है। देखो, यदि किसी छोटे पार्ट्स के लिए लेते हैं, माना ये आधा से आधे बोर्ड बहुत छोटा हो गया, अगर इसके लिए लेते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, ds। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, ds लगाएंगे। यदि इसी को पूरे बोर्ड के लिए लेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, s होगा, इसलिए इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब सभी को क्लियर होगा इतना। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। हाँ, अब देखो थोड़ा सा आगे, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, देखो, ठीक है, क्या, डी फाई ई। अब समझ में आ गया डी क्यों लगाया है, डी इसीलिए लगाया क्योंकि छोटे पार्ट्स के लिए, बहुत छोटे पार्ट्स के लिए, यदि बहुत छोटा पार्ट्स लगा दिया जाता है इसमें ही डी लगा दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो डी बराबर क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या होगा दोस्तों, ई डी एस कॉस थीटा। यदि ये तो हो गया कितना, ds पृष्ठ से गुजरने वाला। यदि इसे मैं संपूर्ण गुजारूं पूरे में, तो संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल गुजरेगा, वो क्या होगा आपका, ठीक है। यदि इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर गुजारा जा रहा है तो तब क्या होगा, तो उससे पहले ये क्या है, एक समान, ठीक है, एक समान विद्युत ध्रुव कैसा होगा, ठीक है, लंबवत होगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र लंबवत हो जाए, यदि विद्युत पर रेखाएं ठीक लंबवत होंगी, यदि विद्युत पर रेखाएं लंबवत होंगी, ठीक है, लंबवत, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तब थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर निकाला जाए, डी फाई ई बराबर तो आएगा आपका ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ई डी एस इक्वल टू आएगा आपका ई डी एस, क्या आएगा, ई डी एस। तो अब आपको क्या लिखना है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाली, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, सॉरी विद्युत फ्लक्स, क्या लिखना है, विद्युत फ्लक्स। क्या, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। और संपूर्ण पृष्ठ S से निकलेंगे, या सिंपली आप लिख सकते हो, अगर इतना नहीं लिखना है तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ या समाकलन करने पर। अब संपूर्ण पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्लक्स कितने लिखेंगे, फाई, डिटर्मिनेशन यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई इंटीग्रेशन डी फाई ई। और फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो ई डी एस फाई का मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या लिखा है, ई डी एस। ई को मैं इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ, ई को मैं बाहर निकालूंगा तो फाई ई बराबर आएगा, फाई ई बराबर क्या आएगा दोस्तों, ई को अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ये आएगा आपका, देखो यदि इसमें से ई को मैंने बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन बचेगा डी एस का। यदि डी एस का इंटीग्रेशन किया जाए, यदि डी एस का इंटीग्रेशन करें तो फाई ई बराबर क्या आएगा दोस्तों, डी एस का इंटीग्रेशन आएगा ई एस, क्या आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन ई एस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इस पर थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसको समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। तो क्या आएगा आपका, डी नहीं, फाई ई बराबर क्या आ जाता, फाई ई बराबर आ गया ई एस, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। ई होती है हमारी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और एस होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई
चूंकि E इक्वल टू क्या होगा, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और S इक्वल टू होता है क्या, 4 R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों मानों को अगर इसमें पुट करते हैं तो फाई बराबर क्या आएगा क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर इंटू S की जगह पे लिख सकते हो क्या 4 R स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हो 4 R स्क्वायर, तो 4 से 4 और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई E बराबर आपका क्या बचेगा, सिंपली वो बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या बचेगा दोस्तों, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही क्या अपनी गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, और यही हमें सिद्ध करना था। ये क्या आपकी गॉस की प्रमेय है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना दोस्तों, क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सिंपली इस प्रकार से आप गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं उसे भी लगा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद थोड़ा सा उसे भी चल लो। ठीक है, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। ठीक है, और गॉस की प्रमेय को अच्छी तरीके से याद रखना, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके कुछ अनुप्रयोग हैं गॉस की प्रमेय के, और उन अनुप्रयोगों को करेंगे। इसके बाद लेक्चर फर्स्ट को क्या करें, सॉरी, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट खत्म कर देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है ना दोस्तों, तो आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे यही वादा करेंगे कि आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अब हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि इतना वीडियो को डिले हुआ, क्योंकि हमने स्मार्ट बोर्ड लिया था, उस चक्कर में उसके सेटअप के लिए आपकी इतनी वीडियो डिले हो गई। ठीक है ना दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।